ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? ओके स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हम जो है वो चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे उसको एक क्विकली रिव्यू कर लेते हैं, ताकि जो है वो हमें पता चल जाए कि हम क्या क्या चीज़ें अब तक जो है वो पढ़ चुके हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें आगे जो है वो पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के हवाले से, क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो टाइटल है वो माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग है, इसमें हमने माइक्रो प्रोसेसर स्ट्रक्चर जो है कि माइक्रो प्रोसेसर असल में क्या काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शन क्या है। अगर मैं यहाँ ब्रीफली लिख लूँ माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शन, तो ये जो है डेटा ट्रांसफ़र, इसके बाद इसके मैथ ऑपरेशंस हैं, इसके बाद जो है वो जो प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल, तो ये इसके 3 फंक्शन हैं। अब इसमें ऑब्वियसली डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो है वो चूँकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो यूनिट्स लगे हुए हैं, उसमें अगर हम देख लें तो उसमें हमने ये जाना था कि यहाँ पे हमारे पास इसकी एक इंटरनल मेमोरी है। इसके बाद इसके अंदर जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, जिसको ALU कहते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और एक कंट्रोल यूनिट है या जिसको कंट्रोल सर्किट कह सकते हैं। तो मेन कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर के 3 हैं। क्योंकि इसकी इंटरनल मेमोरी ज़्यादा नहीं है, लिहाजा हमें एक एक्सटर्नल जो मेमोरी है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और मेमोरी के साथ साथ इसके अंदर हम जो आयो हैं वो भी इंटरफेस करते हैं। मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट आयो, तो इनके दरमियान एक इंटरफेस सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इंटरफेस सर्किट आमतौर पे जो है वो एक डिकोडर होता है। ये डिकोडर जो है ये प्राइमरीली जो एड्रेस बस है, प्राइमरीली जो एड्रेस बस है इसकी कुछ जो बिट्स है, यानी कुछ जो बिट्स है उनकी मदद से इसको डिज़ाइन किया जाता है। ये चीज़ हम पढ़ रहे थे, और उसके बाद ये इनेबल सिक्योर इशू करता है। इस तरीके से हमने ये जाना कि ये डिकोडर सर्किट डिज़ाइन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ओवरऑल पिक्चर है। एक मेमोरी प्रोसेसिंग प्रोसेसर और उसकी जो इंटरफेसिंग है विद डिफरेंट थिंग्स। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। लास्ट टाइम हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने मेमोरी इंटरफेसिंग टेक्निक्स जो है उनको रिव्यू किया था, और इसमें हमने ये जाना था कि देयर आर 3
memory interfacing techniques. One is using NAND gate for single memory unit interfacing. Then we have a decoder IC for multiple symmetric memory interface, IC interfacing. The third one is use of programmable logic device for multiple asymmetric memory IC interfacing. ये चीज़ें जो है ये हमने जानी थी और ये चीज़ें हमने सीखी थी। थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है, we have a microprocessor and we have a chip, a IC chip. ये मिक्स हो गया। माउस जो है थोड़ा सा मसला कर रहा है। ओके, मेमोरी आईसी है हमारे पास। तो अब कुछ एड्रेस बिट्स जो हैं वो मेमोरी की यूज़ हो जाएंगी। कुछ एड्रेस बस की जो बिट्स हैं वो मेमोरी के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। लेट्स से A10 से लेके A0 तक, और उसके बाद की जो बिट्स होंगी जो कि A11 से लेके A19 तक की होंगी, जो इसकी हायर ऑर्डर बिट्स होंगी वो प्राइमरीली यूज हो रही होंगी डिकोडर के लिए। ये थोड़ा मेरा माउस जो है ये कुछ गड़बड़ कर रहा है और कुछ चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। एनीहाउ, ओके। हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर की एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें 20 बिट एड्रेस लाइन होती है, और 20 बिट एड्रेस लाइन का एक पोर्शन जो है वो हमने मेमोरी के साथ अटैच कर दिया है। ये इसका जो है ये लो ऑर्डर बिट्स हैं, ये हम यूज कर रहे हैं फॉर
डेटा जो और बस है उसको मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर को मिलाने के लिए, और ये हाई ऑर्डर बिट्स है। ये हाई ऑर्डर बिट्स है। डिकोडर सर्किट जो है उसको मिलाने के लिए इनेबल। सो दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स। और इसके अंदर जो डिकोडर है इसकी जगह पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। नैंड गेट है, डिकोडर आईसी है, और इसी तरीके से प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। अब हम आज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स के जहन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी दिलावर, आपके जहन में कोई सवाल है? आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? नो सर, क्लियर है सर। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? मुस्तफा आप बताइए। नहीं सर, सवाल नहीं है। ओके, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का टॉपिक जो है वो हमारा बेसिक आईओ इंटरफेसिंग पे है। और इसका सिनेरियो जो है पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें हम ये कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये आईओ इंटरफेस सर्किट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लेट से जो स्विचेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल स्विच की बात करते हैं, हाउ वी कैन इंटरफेस ए स्विच with a microprocessor, and how we can interface let's say LED, single LED with a microprocessor. ओके, अगर इस सर्किट को मैं बनाता हूँ तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा कि वी हैव ए स्विच, लेट्स से दिस इज ए स्विच, and we want to connect this switch to the microprocessor. And we have a power switch, let's say 5 volts, VCC लिखते हैं इसको आमतौर पे, and we use a resistor and then we make it. अब इसका लॉजिक क्या बनेगा? इसका लॉजिक ये बनेगा कि जो स्विच है और जो इनपुट है, क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है तो इनपुट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे IP। तो स्विच जब ऑफ होगा, थोड़ा माउस जो है वो हमारा साथ तो नहीं दे रहा, लेकिन वी आर ट्राइंग। स्विच ऑफ होगा जब, तो ग्राउंड चूंकि कनेक्टेड नहीं है, तो जो पावर सप्लाई की जो लॉजिक है, यानी जो
अगर पॉजिटिव पावर सप्लाई यूज़ किया है तो इस सूरत में हमारे पास यहाँ लॉजिक लेवल जो है वो 1 आएगा, या हम इसको 5 वोल्ट्स लिख सकते हैं, हाई लिख सकते हैं। डिजिटल में चूंकि लॉजिक लेवल यूज होते हैं तो मैं यहाँ पे लॉजिक लेवल 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर सप्लाई कनेक्टेड है इनके साथ, इनपुट के साथ। लेकिन जब ये स्विच ऑन कर देंगे, हम स्विच को ऑन कर देंगे तो ये वाला पॉइंट जो ये ग्राउंड हो जाएगा, तो इनपुट जो है ये ग्राउंड हो जाएगी इफेक्टिवली, ठीक है। तो इसका जो लॉजिक लेवल है वो 0 यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो इंटरफेस करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के साथ। लेकिन अभी एक चीज़ जो है वो इसमें नहीं आई है, वो है जो दरमियान में एक छोटा सा हम सर्किट बनाएंगे, ठीक है। वो सर्किट ज़ाहिर है ज़रूरी है, हमें पता है कि ये एक आईओ डिवाइस है, और आईओ डिवाइस को जब माइक्रो प्रोसेसर से इंटरफेस करेंगे तो हमारे पास उसी तरीके से 3 ऑप्शन होंगे। या तो हम यहाँ पे नेट गेट यूज़ कर रहे होंगे, या डिकोडर आईसी यूज़ कर रहे होंगे, या हम पीएलडी यूज़ कर रहे होंगे इस जगह पे, ठीक है। इसका भी जिक्र करेंगे। अभी सिंपल ये एक स्विच को हमने इंटरफेस करने का सर्किट थोड़ा सा जाना है। ये रेजिस्टेंस हमने क्यों लगाई है, देखिए इस रेजिस्टेंस का जो पर्पस है वो ये है कि हम ये नहीं चाहेंगे कि जो हमारा पावर सप्लाई है वो डायरेक्टली ग्राउंड हो। यकीनन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जो बैटरी सेल होता है उसके जो टर्मिनल्स हैं उनको सिंपल वायर से कभी मिलाया होगा, तो वो वायर काफ़ी गर्म हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि जब हम एक पावर सप्लाई को ग्राउंड के साथ मिलाते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसके दरमियान जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो काफ़ी, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जो उसको गर्म भी कर देता है, बाज़ दफ़ा तो मेल्ट भी कर सकता है। ओके, अब एलईडी की बात करते हैं। एलईडी इज कनेक्टेड टू ए पावर सप्लाई। Obviously we want to protect LED as well, so we have a resistance and we have then an LED, और LED में आप जानते हैं कि हमें एक एरो शो करनी पड़ती है जिससे ये पता चले कि ये LED है, और इसके बाद we are connected this to the microprocessor. Obviously we do have a circuit between them. ओके, इस सूरत में अगर आप देखें तो जो हमारे पास आउटपुट का एलईडी के साथ क्या लिंक रिलेशन है। ओके, आउटपुट जी, सबसे पहले देखते हैं कि अगर लॉजिक लेवल यहाँ 1 आता है, अगर लॉजिक लेवल 1 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज हमें एलईडी की जो है वो पी साइड पे मिल रहे हैं वही उसकी एन साइड पे भी मिल रहे हैं, यानी दोनों जो डायोड है एलईडी जो है तो दोनों तरफ वोल्टेज सेम है। वोल्टेज सेम होने की सूरत में एलईडी ऑन नहीं होगी और ऑफ स्टेट में रहेगी। जब लॉजिक लेवल 0 होगा, माइक्रो प्रोसेसर 0 लॉजिक लेवल स्पिन पे इशू करेगा, तो अब यहाँ पे एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि अब इफेक्टिवली ये पार्ट जो है ये ग्राउंड हो गया है। तो अब यहाँ से जो है वो करंट फ्लो करेगी और एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी, ग्लो करेगी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो बेसिक दो डिवाइसेस जो स्विच है और एलईडी है उसको जब हम इंटरफेस करते हैं तो उनके बेसिक सर्किट्स क्या हैं। अब मैं इस चीज़ की बात करना चाहूँगा जो दरमियान में डिकोडिंग सर्किट लगा हुआ है, इसकी बात करना चाहूँगा। देखिए माइक्रो प्रोसेसर है
और इसके साथ ये एक डिकोडर है। माइक्रो प्रोसेसर है और एक डिकोडर है। डिकोडर ने इशू करना है एक सिग्नल जो क्या करेगा, प्राइमरली डिकोडर को खुद भी इनेबल करने की जरूरत है। डिकोडर का अपना भी एक इनेबल इनपुट है, और डिकोडर ने एक सिग्नल इशू करना है जो प्राइमरली क्या करेगा, जो प्राइमरली रीड और राइट के लिए आगे जो फंक्शन है उसको इनेबल करेगा। और इसके साथ साथ अगर हमने जो डिकोडर आईसी है, इससे हम, चूँकि इसमें इनपुट और आउटपुट का भी मैकेनिज्म होता है, तो हम अगर इसमें ये देखें कि इसमें इसकी मदद से हम डेटा रीड और राइट भी कर सकते हैं। तो पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं, स्विच को, ठीक है, स्विच को समझ लेते हैं सबसे। तो हमारे पास जो है आगे यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, और स्विच से जो इंफॉर्मेशन है या स्विच से जो डेटा है उसको हमने रीड करना है। रीड करना है डेटा को। तो डिकोडर जो आईसी है, इसकी मदद से हम वो सिग्नल जनरेट करेंगे ताकि ये डिकोडर एनेबल हो। जैसे ये डिकोडर एनेबल होगा तो ये जो इसके अंदर एक लैच लगी हुई है वो इस इनपुट को मिला देगी आपस में, और हम जो है वो एक रीड करने की पोजीशन में हो जाएंगे। इसको हम एक सर्किट से भी समझते हैं जो किताब में दिया हुआ है, ताकि ज़रा थोड़ा बेहतर अंदाज में समझ में आ जाए। इसी सर्किट को जो किताब में दिया हुआ है उससे समझते हैं। यहाँ मैं इसको सही तरीके से बना नहीं पा रहा, कुछ माउस भी हमारा थोड़ा सा साथ नहीं दे पा रहा। तो सबसे पहले स्विच की बात करेंगे। जनरल ओवरव्यू थीम मैंने आपको बता दिया है, और अब हम जा रहे हैं उस पहले सर्किट के ऊपर। थोड़ा इस सर्किट को मैं बड़ा करना चाहूँगा। ओके, अच्छा, ये डिकोडर आईसी नहीं है, ये बफर आईसी है। थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गई थी मैं आपको बताते हुए। ये एक बफर आईसी है, यानी बफर आईसी का मतलब इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो है वो एक, ये आइसोलेशन के लिए है डेटा बस के साथ, और आइसोलेशन के साथ साथ जब ज़रूरत पड़े तो इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू सिलेक्शन। ये मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, ये बफर आईसी है, और बफर आईसी का पर्पस क्या होता है कि वक्ते ज़रूरत जो है वो कनेक्शंस को आपस में मिलाया जाए, अदरवाइज ये आइसोलेशन में होते हैं। ठीक है, जैसे ये सिलेक्शन का ये इनपुट आएगा तो ये कनेक्शंस आपस में इस्टेब्लिश हो जाएंगे, और नॉर्मल कंडीशन में ये सिलेक्शन का जो एक्टिव स्टेट है ये इस स्टेट में होगा कि ये आइसोलेटेड हो, ये अलग अलग, ताकि जो भी आउटसाइड पे चेंजेस आ रही हैं वो माइक्रो प्रोसेसर का जो फंक्शन है उसको मुतासर ना करें, सिग्नल्स को मुतासर ना करें। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे पास जो है वो 8 स्विचेस का एक जो है वो लगा हुआ है, एक अरे लगा हुआ है, 8 स्विचेस हैं ये, और हर स्विच जो है वो उसको उसकी 2 स्टेट्स हैं, ऑफ और ऑन स्टेट। ठीक है, और इसी तरीके से ये हमारे पास एक रजिस्टर का अरे है, हर रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू 10K है, और ये VCC के साथ लगा हुआ है। ओके, तो जब ये इसका कनेक्शन जो है वो हमने हर इंडिविजुअल स्विच के साथ कर दिया है, अब जो भी स्विच की स्टेट होगी ऑन एंड ऑफ, वो लॉजिक जो है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा इस जगह पे। लेकिन इस लॉजिक को यहाँ पहुँचने के लिए, ताकि वो डेटा बस पे अपीयर हो,
इस सिलेक्शन लाइन पे 0 का होना जरूरी है। जैसे ही यहाँ पे 0 होगा या थोड़ी देर के लिए जो है वो एक छोटी सी पल्स जो है वो आएगी, तो जो इनपुट से जो डेटा है वो जो बाइनरी वैल्यू है वो डेटा बस पे ट्रांसमिट हो जाए, अपीयर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आपका कोई यहाँ सवाल है? नो सर। जी समैया, आप कुछ कहना चाहेंगे बेटा? आपका कोई सवाल है? नो सर। अच्छा, इस सर्किट को आप प्रोटियस में बना सकते हैं, क्योंकि प्रोटियस में ये तकरीबन सारी चीजें मौजूद हैं। आप लोगों को प्रोटियस इस्तेमाल करना आता है? यस सर। जी सर। थैंक यू वेरी मच। तो प्रोटियस पे आप ये बहुत आसान सा सर्किट बना सकते हैं और इस सर्किट का जो वर्किंग है वो देख सकते हैं। तो आगे चलेंगे हम, और इसके बाद जो है वो हम बेसिक आउटपुट की बात करेंगे, और बेसिक आउटपुट पे हम चल रहे हैं। ओके, बेसिक आउटपुट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी आप देखें कि अब डेटा जो है वो यहाँ से डेटा तो नहीं हम कहना चाहेंगे इसको, ये प्राइमरी डेटा ही कह लेते हैं। ये यहाँ पे हम लेके आना चाह रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ लॉजिक लेवल 0 हो वहाँ की एलईडी जो है वो ऑन हो जाए। तो उसका तरीका भी ये है कि माइक्रो प्रोसेसर विल इशू ए सिग्नल, जो कि इस जो प्राइमरी डिवाइस है, यानी ये जो लैच है, इसको वो इनेबल करेगा, और उसके बाद जो डेटा है वो यहाँ से आउटपुट पे अपीयर होगा, और आउटपुट पे अपीयर होने के बाद एलईडी का एक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी जो भी एक वो बन जाएगा क्या कहते हैं। अगर ये एलईडी एक डिस्प्ले की सूरत में है, यानी जो 8 बिट डिस्प्ले होता है, इसमें आप जानते हैं कि मुख्तलिफ एलईडीज जो है वो फॉर्म होती हैं। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आपने ये चीज़ पढ़ी थी, देयर इज ए 7 सेगमेंट, ठीक है, 7 सेगमेंट, और देयर इज ए डेसिमल पॉइंट। तो टोटल 8 एलईडीज जो है वो मिलके एक 7 सेगमेंट बनाती है। अगर ये 7 सेगमेंट बना हुआ है तो इसके ऊपर हम एक 0 से लेकर 9 तक एक डिजिट भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी मदद से हम जो है वो और इवन चूँकि इस डिस्प्ले में आप ए से लेके एफ तक भी डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हेक्साडेसिमल नंबर्स भी आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी कई चीज़ें डिस्प्ले की जा सकती हैं एक सिंगल 7 सेगमेंट की मदद से। तो ये तो मैंने जस्ट आपको बताया है, अदरवाइज ये डायग्राम सिर्फ एलईडी से लिंक्ड है कि एलईडी को कैसे इंटरफेस करें। बेटा यहाँ आपका कोई सवाल है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इन टाइम? नो सर। नो सर। अच्छा, यहाँ एक सवाल है। सवाल ये है कि चूँकि एलईडी देखें एक नॉर्मल डायोड नहीं है, नॉर्मल डायोड में 0.7 वोल्ट्स होते हैं, जबकि एलईडी जो है वो 1.5 वोल्ट ड्रॉप करती है अपने इर्द गिर्द। और एलईडी की रिक्वायरमेंट एक और भी होती है, वो है करंट। एलईडी के अंदर से जो करंट का फ्लो है वो ज़्यादा होना चाहिए, इसी सूरत में एलईडी का ग्लो जो है वो नज़र आएगा, वरना एलईडी का ग्लो बहुत डिम होगा और वो हमें नज़र नहीं आएगा। ओके, इस चीज़ को करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, और कॉमनली जो यूज्ड मेथड होते हैं वो ये है कि या तो हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं, एक ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं। ट्रांजिस्टर क्या करता है? ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफाई करता है करंट, तो करंट की एम्पलीफिकेशन जो है वो अचीव हो जाती है। और इसी तरीके से ट्रांजिस्टर जो है वो, हम चूँकि डिजिटल सर्किट है तो ट्रांजिस्टर को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए ऑन ऑफ स्विच। तो इस सर्किट को हम लगा देंगे हर एक एलईडी के साथ।
तो इनपुट की तरफ से ये आ रहा होगा और इस तरीके से ये जो है ये सर्किट जो है वो फिर एलईडी का जो ग्लो है वो हमें विजिबल होगा। इसके अलावा ट्रांजिस्टर में आपको पता है डार्लिंगटन पेयर भी आता है। आपने नाम सुना डार्लिंगटन पेयर? जी, किसी स्टूडेंट ने सुना बेसिक इलेक्ट्रिक? जी सर सुना है। हाँ, डार्लिंगटन पेयर को भी यूज करते हैं अगर हम मोटर को इंटरफेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, स्विच के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। स्विच के साथ आमतौर पे जो प्रॉब्लम होते हैं वो कहलाता है डी बाउंस, बाउंस एंड डी बाउंस। उसको देख लेते हैं। ये स्विच के साथ एक प्रॉब्लम होती है जो बाउंसिंग कहलाती है, और लेकिन उसका हल है, उसका हल डी बाउंसिंग सर्किट होता है। इसको, इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं और फिर आज का सेशन हम जो है वो यहीं तक रखेंगे। थोड़ी सी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, ये है बाउंसिंग और डी बाउंसिंग जो है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और साथ साथ उसका सलूशन। देखिए, जब स्विच को आप ऑन करेंगे तो ये चूंकि इसकी नेचर मैकेनिकल है तो ये एक ही वक्त में ऑन नहीं होगा, बल्कि इसका जो सिग्नल है वो एक जनरेट होगा। जैसे अगर लॉजिक लेवल चेंज हो रहा है तो ये एक लॉजिक लेवल से यानी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करता हुआ ये फिर स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह का जो बिहेवियर है ये कहलाता है बाउंसिंग, यानी लॉजिक लेवल में बाउंसिंग हो रही है, लॉजिक 1 और 0 में बाउंसिंग हो रही है जब स्विच को ऑन करते हैं। ये चूंकि हम आमतौर पे इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड होते हैं या पैनल्स होते हैं उन पे स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो हमें ये इतना विजिबल नजर नहीं आता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इसके हल के मल्टीपल मेथड्स है। दो चीजें नीचे बताई है उन्होंने। एक तो नैंड गेट का एक ऐसा सर्किट जो कि इस डिबाउंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जो ट्रांजिशन है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है और सिग्नल लेवल जो है वो लॉजिक लेवल 0 से लॉजिक लेवल 1 और लॉजिक लेवल 1 से लॉजिक लेवल 0 की तरफ जो है उसकी ट्रांजिशन स्मूथ हो जाती है। यहाँ नैंड गेट की मदद से किया है और यहाँ पे एक नॉट गेट अगर आपको नजर आ रहा है, नॉट गेट की मदद से दो नॉट गेट लगाए हुए हैं और एक फीडबैक पाथ है, इसकी मदद से जो है इसको स्टेबल किया है। तो इनका चूंकि आप डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ चुके हैं, इनका फंक्शन आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो प्राइमरली जो है वो इनका फंक्शन क्या है, ये किस तरीके से ये स्टेबल करते हैं। तो डिबाउंसिंग जो है सर्किट्स, डिबाउंसिंग सर्किट्स, दीज आर कॉल्ड डिबाउंसिंग सर्किट्स। तो इस तरीके से हर स्विच जो है उसके साथ ये एडिशनल सर्किट्स लगे होते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो फ्लक्चुएशन सर्किट के अंदर ना हो। ये दो चीजें हैं जो कि एक जब एलईडी को इंटरफेस करते हैं। अच्छा, इसके बाद मोटर का इंटरफेस भी देखेंगे। एलईडी को जब इंटरफेस करते हैं तो उसके दो कॉमन मेथड आपको यहाँ उसने बताया। पहला मेथड आप देखिए कि इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया है और ट्रांजिस्टर का आपको पता है कि जो बेस करंट होती है IB, वो यहाँ पे बीटा IB बन जाती है, जो कि काफी बड़ी होती है IB से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो एक्सेसिव होगी, यहाँ इस सर्किट से करंट का फ्लो एक्सेसिव होगा और जिससे एलईडी का ग्लो जो है ना वो विजिबल होगा। इसी तरीके से एक और सर्किट आपको यहाँ जो है वो एक नॉट गेट की मदद से जो है वो ड्राइव किया है। अच्छा, इसमें जो ड्राइव है वो अगर आप एक चीज गौर से देखें तो जो ड्राइवर है ये प्राइमरी ड्राइवर, ठीक है, इसको ड्राइवर भी कहते हैं।
तो ये दोनों, यहाँ ट्रांजिस्टर एज ए ड्राइवर है और यहाँ पे जो है ये जो नॉट गेट है ये एज ए ड्राइवर सर्किट। तो ये ड्राइवर सर्किट जो होते हैं ना, इनके साथ जो है ना वो लगी होती है इनकी अपनी पावर सप्लाईज। -VCC +VCC, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये फिर सपोर्ट करता है कि इस यहाँ से फिर करंट का फ्लो जो है वो कंट्रोल हो जाता है जितना हम चाहते हैं, और एलईडी की ग्लो जो है ना वो हमें नजर आती है। तो इस तरीके से ये दो कॉमन मेथड है जो आमतौर पे सर्किट्स के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। अब तो खैर हम ऐसा सर्किट जो है वो बनाते नहीं है, क्योंकि जो मॉड्यूल मार्केट में मिलते हैं जैसे आर्डिनो बोर्ड है, उसके अंदर ये चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, तो हम इस चीज़ को केयर नहीं करते, डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन बाज़ सर्किट्स जो है ना थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जैसे मेडिकल जो डिवाइसेस है, तो मेडिकल डिवाइसेस में जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन होती है इन चीज़ों की, क्योंकि स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना होता है। ओके, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक में आप देखें एक डीसी मोटर जो है उसको इंटरफेस किया। अच्छा, तमाम मोटर्स को इसी तरह इंटरफेस करेंगे। दो चीज़ें इसमें नोट करने वाली है। पहली चीज़ तो ये डार्लिंगटन पेयर। डार्लिंगटन पेयर का पर्पस क्या है? दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। तो यहाँ जो करंट होगी, लेट से आई करंट है, तो इस सर्किट से जो करंट फ्लो होगी ना वो होगी बीटा मल्टीप्लाइड विद बीटा, यानी बीटा स्क्वायर आई। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे करंट जो है वो माइक्रो एम्पेयर में है, तो यहाँ पे करंट जो है वो फिर एम्पेयर्स में आ जाएगा, क्योंकि जो पहला जो ट्रांजिस्टर है वो माइक्रो से इसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा ट्रांजिस्टर जो है वो मिली एम्पेयर को फिर एम्पेयर में कन्वर्ट कर देगा। तो आमतौर पे जो मोटर्स होती है ना उनकी रिक्वायरमेंट एम्पेयर्स में होती है। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो है वो, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ एक वो लगा हुआ है डायोड। डायोड का यहाँ क्या पर्पस है? डायोड का पर्पस यहाँ है क्योंकि मोटर का जब घूमना होता है तो मोटर की वजह से भी एक करंट पैदा होती है सर्किट के अंदर। ये मैं आपको सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, इसकी जो है वो टेक्निकल डिटेल्स थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मोटर के अंदर जो है वो एक एंटी करंट भी पैदा होती है, और वो एंटी करंट जो है वो क्या करती है, यहाँ से जो करंट है ना उसका बहाव ऊपर की तरफ, वो इस करंट के अपोजिट होती है, तो वो इस डार्लिंगटन पेयर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसके लिए ये प्रोटेक्शन सर्किट लगाया हुआ है। ये प्रोटेक्शन सर्किट, जिस तरह फ्यूज होते हैं ना लगे हुए सर्किट में, फ्यूज अपनी जान दे देते हैं बेचारे, लेकिन पूरे सर्किट को बचा लेते हैं। इस तरीके से ये सर्किट जो है ये एक्सट्रीम कंडीशंस में अपने आप को कुर्बान कर देगा और मेन सर्किट को बचा लेगा, और नॉर्मल कंडीशंस में भी जो फीडबैक करंट है उसको ये रिवर्स बाइस होने की वजह से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। जी बेटा, ये कंप्लीट हो गया हमारा सेशन, और सेशन कंप्लीट हो जाए अगर आपके कुछ सवालात हों तो आप ग्रुप में ज़रूर पोस्ट कर दीजिएगा। मिड टर्म के बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं तो एक सेशन और कर लेते हैं छोटा सा, ताकि मिड टर्म की डिस्कशन भी कर लें। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर, कर लें। बस फिर ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोग वेट कीजिए, एक छोटा सा सेशन मिड टर्म पे कर लेते हैं। ओके सर।